उसमें ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हाँ, बस चिड़िया वैसे भी ख़त्म हो रही हैं। गिद्ध ख़त्म हो गई कि नहीं ख़त्म हो गई? कौवे ख़त्म हो गए, गौरैया ख़त्म हो गई। भाई हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ कोई प्रकृति ने ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि जो बेकार की चीज़ हो। सांप भी होता है तो क्या करता है, हमारे खेत के जो चूहे हैं उनको खाता है, उसकी भी एक भूमिका है। अगर आज हम ट्रैक्टर से बुआई करने लगे, हमारे सारे केचुए ज़मीन के मर गए, हम लोग दवा डालने लगे अंदर जा कर के सारे केचुए। तो जो हमें एक प्रकृति से खाद मिलता था, जो केचुए बनाते थे, आज वो सब खत्म हो गया कि नहीं ख़त्म हो गया? तो इस ढंग से हमारा एक इकोसिस्टम भी गड़बड़ होगा। तो भाई इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि भाई जब हम चाहते ही नहीं हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम तो आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, हम आपके हित में ये नियम बनाए। वो कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो इनको कायदे से इसको वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये जिद में पकड़े हुए हैं क्योंकि इनको बड़े पूंजीपतियों का जेब भरना है। ऐसे आप गेहूं का मूल्य घोषित होगा, मान लो पिछली बार 2000 घोषित हुआ, आपकी बार 2100-2200 हो जाएगा और वो खरीदेंगे 1000 में, तो क्या हो गया? ऐसे 4 साल में बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं किसान? हैं? तो ये उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि आम जनता जितने अशिक्षित होगी, जितने गरीब होगी, रोजगार नहीं होगा, विपन्न होंगे, सिर्फ खाते पीते रहें, कोई मरने तो नहीं जा रहा। इतना तो उत्पादन हो रहा है, खाना पीना चल ही रहा है, रोजी रोटी। तो जब आम जनता लाचार होगी तो आपका वोट 500 रुपये में उनको खरीदने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भाई जैसा मैंने कहा ना, किसान का हमारा 40,000 लूट लिए, इसका हमें गम नहीं है, हमें 6,000 मिल गया, इसकी हम वाह वाह करते टहल रहे हैं। तो हम लोगों की यही मानसिकता पैदा की गई है सदियों से। हम लोग पहले राजा महाराजा के, हमारे भी राजा मांडा के राजमहल है, हमारे आपके बीच से तमाम गए होंगे, राजमहल देख करके खुश होकर के घर आए होंगे। चाहे रहने को अपनी झोपड़ी मिले और बरसात हो रही हो तो चू रही हो, जाड़ा में ठंडक लग रही हो, लेकिन राजा साहब का राजमहल देखकर हम खुश हो आए। तो हम लोगों की एक आदत बन गई है कि हम लोग अपने जीवन स्तर को, अपने घर परिवार के जीवन स्तर को ये नहीं देखना चाहते कि हम भी पढ़ें लिखें, हमारा भी घर अच्छा बने, हमारे भी बच्चे मोटरसाइकिल से चले, 4 पहिए से चले, हमारा भी खाना कपड़ा अच्छा हो, हमारे भी जब कोई बीमार हो जाए तो उसका कायदे से इलाज हो जाए, 4 पैसे मेरे भी बैंक बैलेंस हो। तो हम लोगों को अगर अपनी चिंता करनी है तो थोड़ा सा अपना जीवन स्तर बेहतर करने के बारे में सोचना पड़ेगा, आने वाली संतानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की उन्नति के लिए। और ये दोनों पार्टियां कतई इस देश में नहीं चाहती। और केंद्र में 24 में अगर बीजेपी को आप हरा भी दिए तो कौन आएगा? कांग्रेस की सरकार आएगी। और उसमें कई हमारे बजनिया और नचनिया होंगे जो लोग हैं, ये छोटे छोटे दलों के, वो उनका समर्थन कर देंगे। तो उनका समर्थन करने से आप बताइए, इस देश में निजीकरण की शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने। सरकारी विभागों को बेचने की शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 20 साल किसने फाइल में दबा कर रखा? कांग्रेस ने। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सारा पावर केंद्र सरकार में है। कहाँ है? केंद्र में। राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। केंद्र सरकार वैसे ही है जैसे कलेक्टर हो और राज्य की सरकारें लेखपाल, जब चाहे जब उनको बर्खास्त कर दें, सस्पेंड कर दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दें। तो सारा पावर केंद्र सरकार में है। तो मैं
इसलिए आप लोगों से बता रहा हूं कि बिना केंद्र सरकार की कुर्सी पर बैठे, बिना प्रधानमंत्री बैठे और बिना पार्लियामेंट पर कब्जा किए हम अपने भाग्य को सुधार नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी योजना बन गई भाई, बड़ा समय लगेगा, हैं? तो गांव में एक कहावत है ना कि गौते गावत ब्याह हो जाते। भाई आप चलना शुरुआत करेंगे तो छोटी छोटी शुरुआत से ही आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जब बनी थी तो 5 लोगों से बनी थी, जनसंघ बनी थी तो 5 लोगों से बनी थी, आरएसएस बनी थी तो 5 लोगों से बनी थी। हम लोग तो 2 साल में 60 जिलों में अपना संगठन खड़ा कर लिए। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, पढ़ा लिखा समाज है, समझने वाले हमारे बच्चे हैं, तो उतना समय नहीं लगेगा। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम लोग केंद्र की कुर्सी पर कब्जा करें, और केंद्र की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये देश हमारा कितना बड़ा है, और उसी ढंग से बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। क्यों? अगर आप झोपड़ी की नींव रखेंगे तो क्या राजमहल बन जाएगा भाई? उतना ही बड़ा बनेगा ना। तो हम लोगों को नींव, जो सम्यक पार्टी एक शुरुआत करे, एक बड़ा ताना बाना बनाकर बड़ा नींव हम लोग आधार रखे हैं। और बड़ा आधार ये रखे हैं, जैसा कि अभी हमारे माननीय विश्वकर्मा जी बहुत विस्तार से बताए, 2-3 पार्टियों का बड़ा जिक्र भी किया कि इस देश में हमारे बीच 2500 पार्टियां बन गई, और इन 2500 पार्टियों में सारी पार्टियां एक परिवार और एक जाति को ज़्यादातर लेकर चल रही हैं। तो क्या एक जाति और एक परिवार की पार्टी कभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन पाएगी भाई? आप लोग बताओ, कभी नहीं बन पाएगी। और यही हम लोगों का दुर्भाग्य है कि बातें लोगों ने बड़ी बड़ी की। अभी जिक्र कर रहे थे, समाजवाद की बात हुई, बहुजन की बात हुई, तो बहुजन में क्या एक ही जाति है क्या भाई? एक ही परिवार है क्या? बहुजनों में बहुत सी जातियां हैं, हाँ। और मायावती तो बहुजन से हटकर सर्वजन की बात कह रही हैं। तो सर्वजन में तो पूरे देश के लोग आ गए, किसी और को सत्ता सौंप दें। और ये देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब तक आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाओगे तब तक आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं हो सकती, पूरे देश की पार्टी नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, ये देश बहुत बड़ा है, विविधता का देश है, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक और 10,000 जातियों का, विभिन्न भाषाओं का देश है। तो जब इतना बड़ा देश है तो इतना बड़ा ही पार्टी का ताना बाना आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो 2,500 पार्टियां हमारी बनती जा रही, क्यों बनती जा रही हैं? हाँ, लाल साहब यादव जी एक पार्टी बनाए और आजीवन ये अध्यक्ष रहे। इनके पड़ोस में बैठे हैं डॉक्टर सुरेश जी, पार्टी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? आप बता दो भाई। क्यों? और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्यों? बना लेंगे। फिर लाल साहब का वो होगा, लड़का होगा, और इसके बाद सुरेश जी बनाए, ये आजीवन रहे, फिर इनका लड़का हो, तो हमारे ये क्या करेंगे? डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा भी एक पार्टी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? हैं? और फिर आजीवन अगर ये रहेंगे तो क्या करेंगे? बगल में राम नारायण जी एक पार्टी ये भी बना लेंगे। ऐसे ही सब पार्टी बना रहे हैं और एक दूसरे को गरिया रहे हैं कि आप मेरे पीछे नहीं आ रहे, आप मेरे पीछे नहीं आ रहे। हमको भी लोग कहते हैं, अरे मौर्य बिरादरी में बहुत सी पार्टी बन गई। तो मैं कहता हूँ भाई, पहले तो मेरी मौर्य बिरादरी की ये पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की हम लोकतांत्रिक पार्टी बना रहे हैं। और हमने कहा कि हर जाति में कई पार्टी बन रही हैं, और पार्टियां इसलिए बन रही हैं कि आदमी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहना चाहता है। आज मुलायम सिंह अपने बेटे को कमान दे दिए, तो उनके घर में शिवपाल सिंह विद्रोह कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे पार्टी वो भी बना है, हो गई कि नहीं हो गई? अभी सोनेलाल पटेल जी का उदाहरण दे रहे थे, उनके बाद उनकी 2 पुत्रियां थी, तो 2 पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? बनी कि नहीं बनी? इसी ढंग से जो भी चलाएगा, ऐसे करेगा तो हम लोगों की राष्ट्रीय स्तर की कभी पार्टी नहीं बन पाएगी। और अगर कांग्रेस और बीजेपी से हम लोगों को कष्ट है, बहुत कष्ट है, और इनसे प्रगति नहीं होगी हम लोगों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की, तो जब इनका विकल्प ढूंढना है
तो भाई हाथी से लड़ने के लिए हाथी जैसा ही तो संगठन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी विस्तार से आप लोगों को बताया जा चुका है कि सम्यक पार्टी में एक जाति और एक परिवार का आदमी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक परमानेंट नहीं रहेगा। 3 साल का एक कार्यकाल है। बहुत अगर बढ़िया कोई काम किया तो उसको एक कार्यकाल और मिल जाएगा, 6 साल रह ले, 6 साल बाद हटे, फिर बिहार का कोई हो, आदिवासी हो, फिर झारखंड का कोई लोधी हो, फिर कहीं का कोई विश्वकर्मा जी हो, कहीं के पाल जी हों, कहीं के यादव जी हों, मुस्लिम भी हो, अनुसूचित जाति के भी लोग हों,